मरने के बाद कैसी होती है आपकी दुनिया? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या आप मरने के बाद सब कुछ देख सकते हैं? कैसा लगता है भूत बनने के बाद? एक ऐसी कहानी जो काला जादू से जुड़ी हुई है। आइए सुनाते हैं आपको एक अनोखी कहानी। मैं हूं हरिओम और आप देख रहे हैं प्यासी बटरफ्लाई, जिसमें हम क्राइम से जुड़ी एक अनोखी वारदात आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ आफ्टर डेथ। कहानी है अरुणाचल प्रदेश के जीरो टाउन में स्थित ब्लू पाइन होटल की। सुबह सवेरे जब वहां के एक कर्मचारी ने होटल के कमरे की सफाई करने के लिए दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा नहीं खुलता है। बहुत देर तक घंटी बजाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो भाई जी ने अपने होटल स्टाफ को खबर की। होटल स्टाफ की भी नाकामयाब कोशिशों के बाद आखिरकार मैनेजर ने मोर्चा संभाला और जो एंट्री करने वाला रजिस्टर होता है उसमें मोबाइल नंबर होता है, उसमें उन्होंने लगातार फ़ोन किए, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। जब सामने से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलने पर मैनेजर बाबू ने मास्टर की से होटल का कमरा खोला और स्टाफ सहित ऊपर गए। तो वहाँ का नज़ारा देखकर सभी के होश उड़ गए। मैनेजर को चक्कर आ गए। पास में खड़े राम जी ने उनको संभाला और पानी पिलाया। सब लोग स्तब्ध रह गए थे, क्योंकि जो मंजर उन लोगों ने देखा उसमें सब बेखौफ थे। उन्होंने देखा बेड पर 2 लोगों की लाशें पड़ी हैं और अंदर बाथरूम के फर्श पर एक लाश और पड़ी है। यह वही तीनों लोग हैं जो एक साथ घूमने के लिए आए थे। खैर, मैनेजर ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। अरुणाचल प्रदेश पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे रूम का जायजा लिया और होटल स्टाफ से भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि जो 3 लोग मरे हैं उनमें से एक का नाम नवीन है और 2 महिलाएं हैं जिनका नाम देवी और आर्या हैं। कौन है ये तीनों? आइए बताते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। केरल में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था आर्या। अब आप सोचेंगे कि केरल की लड़की का अरुणाचल प्रदेश में किससे दुश्मनी होगी। यह कहानी केरल से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश के ब्लू पाइन होटल में ख़त्म होती है। खैर, आर्या बी नायर 29 साल की थी। वह त्रिवेंद्रपुरम में फ्रेंच पढ़ाती थी। आर्या अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था। आर्या की शादी तय हो गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। आर्या की शादी अगले महीने मई में थी। माँ बाप शादी की तैयारी में लगे थे। आर्या भी शादी से बहुत खुश थी। उसका अपना संसार बसने जा रहा था। घर आंगन में खुशियों की बहार आ रही थी। अचानक 27 मार्च को आर्या अपने स्कूल से घर नहीं लौटती है। आर्या कहाँ गई कुछ पता नहीं। घर वाले परेशान हो रहे थे, कॉल भी नहीं लग रहा था। घर वाले, दोस्तों, परिजन सबसे पूछताछ करने लगे। फिर थक हार कर उन्हें पुलिस का सहारा लेना पड़ा। कहते हैं ना, मुश्किल से मुश्किल काम पुलिस कर सकती है। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। पुलिस सब जगह तलाशने लगी। पुलिस ने आर्या का मोबाइल नंबर ट्रेस किया, उसकी लोकेशन निकाली तो उनको पता चला कि वह लोकेशन गुवाहाटी की दिखाई दे रही है। वहाँ तो केरल में ही नहीं है। अब पुलिस को लगा कि मामला कुछ और है। पुलिस ने जब और डिटेल निकलाई तो 2 और नंबर सामने निकल कर आए जिनसे आर्या की लगातार बातचीत हुई। पता लगाने के बाद मालूम हुआ कि वह नंबर किसी नवीन और देवी के नाम से रजिस्टर्ड है। जब आर्या के घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ नवीन और देवी है। देवी आर्या के स्कूल में ही पढ़ाती थी, यहीं से इन दोनों की दोस्ती हुई थी और दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना स्वाभाविक था। आर्या के पिता इनको पहचानते थे, लेकिन बिन बताए आर्या का गुवाहाटी जाना यह एक सवाल खड़ा करता है। आर्या बिन बताए गुवाहाटी क्यों चली गई थी, यह सवाल अभी भी उनके दिमाग में था। अब 27 से 28 मार्च हो गया था। आर्या की कोई खबर नहीं थी, ऊपर से उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद था। यहीं से अब हम कहानी के दूसरे बिंदु पर लेकर चलते हैं, मतलब नवीन और देवी की तरफ। कहानी शुरू होती है 27 मार्च को त्रिवेंद्रपुरम की फ़्लाइट से। यहाँ तीनों गुवाहाटी आ जाते हैं और गुवाहाटी घूमते हैं। फिर यहाँ से अगले दिन यह तीनों नवीन, आर्या और देवी अरुणाचल प्रदेश पहुँचते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जीरो टाउन जाने के बाद ये एक होटल लेते हैं जिसका नाम ब्लू पाइन होता है। अब यहाँ पर ये तीनों एक शेयरिंग रूम की डिमांड करते हैं। हालांकि यहाँ डबल बेड होता है, तो यहाँ मैनेजर से बोलकर एक एक्स्ट्रा बेड लगवा लेते हैं। अब ये तीनों उसमें आराम से रहते हैं। 28 मार्च को यह लोग थोड़ा घूम कर वापस अपने रूम में आ जाते हैं। फिर सुबह यह लोग तीनों जन ब्रेकफास्ट करके घूमने निकल जाते हैं
अरुणाचल प्रदेश के हसीन वादियों में ये तीनों लोग अपना दिन भर बिताते हैं और रात को वापस आ जाते हैं। 30 मार्च को भी यही सिलसिला चलता है। यहाँ लोग घूमते फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, फोटो खिंचाते हैं। एक नॉर्मल टूरिस्ट की तरह ये तीनों अपना समय व्यतीत करते हैं। होटल स्टाफ से भी इनकी जान पहचान हो जाती है। फिर आता है अगला दिन, यानी 31 मार्च। इस दिन यहाँ तीनों बाहर जाकर होटल स्टाफ से मिलते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और फिर अपने कमरे में वापस लौट आते हैं। अगले 4 दिन से यह लोग यहाँ रह रहे थे, बिल्कुल सामान्य, कहीं कोई सिकन तक नहीं। यहीं से अब यहाँ वहाँ ख़त्म हो जाता है और 1 अप्रैल अपना कदम रखता है। इस दिन यहाँ लोग रूम से बाहर नहीं आते हैं। भाई जी वेटर साहब द्वारा इनके बार बार दरवाज़ा खटखटाने पर, डोरबेल बजाने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। सबको लगा कि कोई अपना पर्सनल काम कर रहे होंगे, इसलिए नहीं आए। होटल स्टाफ ने फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पूरा दिन गुजर जाता है, सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर अगली सुबह यानी कि 2 अप्रैल की तारीख आती है। यहाँ लोग अभी भी ब्रेकफास्ट के लिए बाहर नहीं आए। देखते देखते 10:30 बज जाता है। होटल स्टाफ को लगता है कि 24 घंटे हो गए, यहाँ लोग बाहर ही नहीं आए। ऐसा क्या हो गया? बीच रूम की क्लीनिंग भी होती थी। सफाई कर्मी 2 दिन से यानी कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश में लगा था, मगर फिर भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तो वह मजबूर होकर काउंटर पर जाकर बोलने लगा कि भाई जी यहाँ लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। काउंटर पर बैठा व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। उसने रजिस्टर निकाला और जब हम रूम लेते हैं तो एंट्री में अपना नाम और नंबर डालते हैं। उस नंबर पर उसने लगातार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर वहाँ भी घबरा गया और मैनेजर को लेकर, जो एक दूसरी चाबी होटल स्टाफ के पास होती है, उससे दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखते हैं कि वहाँ पर 2 लाशें पड़ी हैं, एक नवीन थॉमस की और दूसरी लाश उसकी पत्नी देवी थॉमस की। होटल के स्टाफ को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ 3 लोग थे, तो एक और कहाँ गया? जरूर इन दोनों का खून उस तीसरे इंसान ने यानी कि आर्या ने ही किया होगा। अब यहाँ लोग इधर उधर आर्या को ढूंढने लगे। तभी होटल के एक कर्मचारी को कुछ खून के निशान बाथरूम की तरफ से दिखे। जब वह बाथरूम की तरफ गया तो देखा और चीख पड़ा। चीख पुकार सुनकर अन्य लोग भी वहाँ पहुँचे और देखते हैं कि आर्या की लाश बाथरूम के फर्श पर पड़ी है। मैनेजर भाई साहब ने फौरन पुलिस को खबर की। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि तीनों की मौत एक ही तरीके से हुई है। तीनों की कलाई पर किसी तेजदार हथियार से काटा गया है। कातिल ने बड़ी होशियारी से कत्ल किया है। तीनों की डेड बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्सफुली या जबरदस्ती किए हुए ऐसे निशान नहीं पाए गए। पुलिस ने जब कमरे की बारीकी से छानबीन की तो उन्हें वहां एक नाश्ते की प्लेट में कुछ बालों का गुच्छा रखे हुए नजर आया। वहीं पास में ही ब्लैक कलर के ब्रेसलेट भी पड़े थे। पुलिस को बड़ा अजीब लगा कि बालों को कौन प्लेट में सजा कर रखता है। खैर पुलिस ने फिर और तलाशी लेना शुरू की तो बेड के नीचे किनारे पर कुछ एक पेपर का टुकड़ा नजर आया। वह पुलिस ने बरामद किया और खोलकर पढ़ा तो उस लेटर में कुछ लिखा हुआ था। यह लेटर में जो लिखा था वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हम लोगों ने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी, अब हम जा रहे हैं। इस सुसाइड नोट को देखकर लग रहा था कि मामला स्पष्ट आत्महत्या का है। पुलिस अब इन लोगों की जानकारी निकालती है। वह काउंटर पर जाती है और इन तीनों के आईडी से पहचान करती है। तीनों ने अपना नाम पता सही लिखवाया था। सुसाइड नोट के अंदर एक नंबर लिखा हुआ था जो इन लोगों ने अपने हाथों से लिखा था। पुलिस ने अब उस नंबर पर कॉल किया तो देवी के पिता ने फ़ोन उठाया। जब पुलिस ने पूछा तो देवी के पिता ने कहा कि हाँ, मैं देवी का पिता बोल रहा हूँ और नवीन मेरा दामाद है। पुलिस ने जब तीसरे इंसान यानी कि आर्या के बारे में पूछा तो देवी के पिता ने कहा कि मैं आर्या को भी जानता हूँ। सब कुछ क्लियर हो चुका था। इधर जब आर्या के घर पर देवी के फादर के जरिए पुलिस ने खबर पहुंचा दी तब आर्या के पिता और देवी के पिता को अरुणाचल प्रदेश बुलाया गया तो उन्होंने तीनों की लाश की शिनाख्त कर ली और फूट फूट कर रोने लगे। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया और फॉरेंसिक टीम से भी एग्जामिनेशन किया। देवी के फादर से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मेरा दामाद बहुत अच्छा था और उनकी बेटी का बहुत ध्यान रखता था। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। इन दोनों की शादी को लगभग 11 साल हो गए थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उधर आर्या की भी सगाई हो गई थी और अगले महीने वो शादी करने वाली थी। मगर ऐसा क्या हुआ कि इन तीनों ने आत्महत्या कर ली? पुलिस को यह सवाल खाए जा रहे थे। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या वजह रही होगी कि ये तीनों नौजवान अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों ने आत्महत्या कर ली। फिर पुलिस ने कुछ सोचा और इन लोगों के मोबाइल खंगालने की कोशिश की। जब पुलिस ने इन लोगों के मोबाइल खंगाले
और उनकी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री निकाली तो पाया कि इन तीनों के मोबाइल में एक चीज़ कॉमन है। तीनों पिछले 2-3 महीने से एक ही विषय पर सर्च कर रहे थे। वह विषय था लाइफ आफ्टर डेथ। मौत के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है? ब्रह्मांड यात्रा क्या है? एलियन होते हैं या नहीं होते? भूत कैसे होते हैं? इंसान को भूत बनकर कैसा लगता है? पूर्वजों की ज़िंदगी कैसी होती है? मौत के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है? ये सब सवालों के जवाब ये लोग सर्च कर रहे थे, वह भी इंटरनेट पर। आप सोचेंगे कि ये 3 लोग, पति पत्नी और एक पढ़ी लिखी दोस्त जो फ़ौरन पढ़ाती है, जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, वो लोग इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहे हैं? बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोग, इंटेलिजेंट लोग इन सवालों में उलझ गए। अब इन सवालों में तीनों की ज़िंदगी सवाल बनकर रह गई। 4 दिन तक घूमे फिरे, खूब अपनी ज़िंदगी एंजॉय की और एक लेटर छोड़कर चले गए। केरल से अरुणाचल प्रदेश तक इन तीनों को लेकर आई यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। एक अंधविश्वास, काला जादू, तीनों ने अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। पुलिस ने भी हार मान ली और केस को बंद कर दिया और पोस्टमार्टम कर बॉडी परिजनों को सौंप दी। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर। अभी के लिए अलविदा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्या आप अंधविश्वासी हैं या नहीं हैं उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।